नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। ओबीसी मोर्चाबंदी में जुटी भाजपा, बदलेगी यूपी की हवा। जी बात आज होगी ओबीसी मोर्चाबंदी में जुटी भाजपा, बदलेगी यूपी की हवा। क्योंकि भाजपा दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए भाजपा ने यूपी में उस ओबीसी वोट को हथियार बनाया है जो जिसके साथ जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाता। क्योंकि घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में आ रही है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए अब नए सिरे से रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी ओबीसी कार्यशाला आयोजित कर रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तैयारी, हर जिले में 20,000 युवाओं की टीम तैयार कर रही है और लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। लोकसभा, विधानसभा, प्रदेश स्तर की टीमों में 23 लोग रहेंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तैयारी, हर जिले में 20,000 युवाओं की टीम तैयार कर रही है और लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। लोकसभा, विधानसभा, प्रदेश स्तर की टीम में 23 लोग रहेंगे। क्या बीजेपी को फिर मिलेगा ओबीसी का साथ? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए अब नए सिरे से रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को अपने साथ लाने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लेगी, जिसके लिए लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में सोशल मीडिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और भाजपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति है और जो संसद का विषय है वो संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी देखते हैं, संसद के बाहर उसे चर्चा का विषय जो बना रहे हैं वो शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी गलत बोला गया उसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने स्वयं सदन में माफ़ी मांगी। वह शब्द प्रयोग जो किए गए उसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्रवाई से निकाल करके बाहर कर दिया और पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया। उसके बाद ये विषय समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ INDIA गठबंधन बनाए हुए हैं, उनके ही पार्टी के एक नेता ने किस प्रकार से सनातन के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, किस प्रकार से कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार से कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी नेताओं ने समय समय पर एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक ओबीसी से आने वाले देश के प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले के बेटे जो देश को इतनी ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, उनके प्रति लगातार आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर ये मौन रहते हैं। और यह घटना जो संसद के अंदर की है, उस घटना को लेकर के कार्रवाई हो जाने के बाद भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो गलत। ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश आज प्रांतीय स्तरीय वर्कशॉप सोशल मीडिया की करने के लिए जा रहा है। ओबीसी मोर्चा ने निश्चित किया है कि जो सोशल मीडिया की टीम ओबीसी मोर्चा ने बनाई है, प्रदेश में, क्षेत्र में, जिले में और मंडलों में, उस टीम को तकनीकी आधार पर हम परिपक्व करेंगे ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब हो सकें। भारतीय जनता पार्टी पहले कह चुकी है कि ये यूपीए गठबंधन ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। समय आते आते गठबंधन बिखर जाएगा। मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता के रूप में फिर से कायम रहेंगे। साफ है, ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी ने पहले ओबीसी महाकुंभ से लेकर बाइक रैली सबका आयोजन कर चुकी है और अब सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करने जा रही है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ओबीसी वर्ग के युवाओं तक बीजेपी की नीतियों के साथ ही सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी पहुंचाएंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तैयारी, हर जिले में 20,000 युवाओं की टीम तैयार कर रही है और लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। लोकसभा, विधानसभा, प्रदेश स्तर की टीम में 23 लोग होंगे। जिले और मंडल स्तर पर 13 लोगों की टीम रहेंगी।
इसमें शामिल सोशल मीडिया वॉलंटियर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए किए गए काम को सोशल मीडिया के जरिए उनके बीच लेकर जाएंगे। 24 अक्टूबर को एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने की भी तैयारी है। वहीं बीजेपी की इस कसरत तक विपक्ष में बैठी सपा सियासी सवाल खड़े कर रही है। जनता पार्टी केवल पिछड़ों के साथ छलावा करने का काम कर रही है और आज ओबीसी समाज पीडीए के सूत्रधार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ चुके हैं, क्योंकि वही केवल उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी अभी जो महिला आरक्षण आया है, जिस प्रकार पिछड़े समाज की महिलाओं के लिए कोई भी उसमें प्रावधान नहीं रखा गया है, दलित समाज की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई प्रावधान रखा है, निश्चित तौर पे आज सारा जो दरोमदार है वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी पे है और सब लोग उन पे विश्वास करके पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब ओबीसी समाज उनका असली चेहरा समझ चुका है और उनके हाथ कोई सफलता आने वाली नहीं है। तो लगातार ये देखा जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी काफी प्रोएक्टिव हो चुकी है, तैयारियां जोरों पर हैं और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए तैयारी जारी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नीरज दीक्षित, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अशोक यादव, स्वागत है अशोक जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धनोज कुमार, स्वागत है धनोज जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अशोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए पूरी रणनीति अपना रही है। 20,000 वॉलंटियर, सोशल मीडिया, जगह जगह सभाओं को करना, बाइक रैली को करना। हालांकि कहा जाता है कि ओबीसी वोट बैंक तो आपका होता है और अब तो ओपी राजभर भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। मेरा सर सवाल आपसे है कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो ओबीसी आपका है, आप क्या करेंगे? जहाँ तक बचाने की बात कर रहे हैं वो तो भाजपा कर ही रही है। अपने वोट बैंक जो भी अभी तक उसका वोट लेती रही है, बहला फुसला करके उसको फिर से बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ओबीसी वोट बैंक अब इनका मुखौटा उतर चुका है ओबीसी वोट बैंक के सामने और ओबीसी वोट बैंक ये समझ चुका है कि ये हमारे नहीं है, हम छल रहे हैं। पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का तो है, ये पूरे देश का ओबीसी अब जो है पूरी तरह से इनकी कलई खुलने के बाद अलग हो गया है और अब वो अपना रास्ता उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी इस समय दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के, यानी कि जो कमजोर समाज है समाज में, समाजवादी समाज है, उसके एकमात्र नेता है और सारा उत्तर प्रदेश समाज के लोग उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पिछड़ा तो मतलब टोटल है ही है, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही है, साथ में सर्व समाज के लोग भी जो हमेशा वोट देते रहे भाजपा को, वो भी अब वहां से त्रस्त हो चुके हैं। वो भी अखिलेश जी के विकासवादी दृष्टिकोण को इसमें अपना रहे हैं। ये हालत है, पहले जमीन खिसक चुकी है भाजपा के। इसका उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर बहुत स्पष्ट थे जो महिला आरक्षण उन्होंने किया है अभी तक, उसमें कितना बड़ा भेदभाव किया है और किस तरह से ओबीसी समाज की, दलित समाज की उपेक्षा की है। खाली कहने के लिए सत्ता विश्वास करने में पकड़ने में कितना फर्क है। आपने ओबीसी के लिए क्या किया था सर? पूरे देश में देखा आपने, ठीक है बीजेपी ने छलावा किया ओबीसी के साथ, आपने ओबीसी के लिए क्या किया था? अरे मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम लोग क्या किया, आप पूछ रहे हैं पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो सामाजिक न्याय के लिए हुई। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कितना संघर्ष किया। आज जो यह समाज आगे है वो बिहार में संघर्ष हुआ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे देश के लिए संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा ओबीसी, ठीक है नहीं है। माननीय यादव जी पीडीए का मुद्दा उठा करके जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों को जो है उनको एक आधार बनाया है। नीरज जी ठीक है, 73,000 शिक्षक भर्ती मुकाबला हुआ। नीरज जी ठीक है सर, ठीक है अशोक जी आपके पास आएंगे सर, हो गया आपका, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। महिलाओं के साथ जो अन्याय किया गया जिसके नीरज जी सवाल मेरा सर आपसे ये है कि अशोक जी का ये साफ तौर पर कहना है कि ओबीसी के साथ आप छलावा कर रहे हैं, जनता आपको 2024 के चुनाव में जवाब देगी और ओबीसी के साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया,
उन्होंने काम गिनाया कि किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में काम किया गया ओबीसी के साथ। आप छलावा कर रहे हैं, ठग रहे हैं ओबीसी को। देखिए, अगर ये थोड़ा पढ़ने के थोड़ा समझ करके राजनीतिक आंकड़े निकाल के आए होते तो ये बात नहीं बोलते कि मुलायम सिंह यादव जी ने ओबीसी समाज के लिए क्या किया। हम सभी को पता है कि मुलायम सिंह यादव जी पिछले यूपीए सरकार के सदस्य थे। उनके सहयोग से पहले भी यूपीए सरकार चलती रही है। परंतु सबसे सोचने वाली बात ये थी कि अभी तक कोई ओबीसी आयोग का इन लोगों ने कोई गठन ही नहीं किया था। जब एनडीए की सरकार बनी तब माननीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग का गठन किया। तो ये किस प्रकार से बोल सकते हैं कि इन लोगों ने पहले ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके हक के लिए काम किया है। यही से समझ में आता है कि ओबीसी समाज के लिए जब आज मोदी जी खुद अपने मंत्री, खुद तो पहले प्रधानमंत्री जी अपने ओबीसी समाज चाहते हैं, उसके बाद तो हमने देखा कि मंत्रिमंडल में इतने बड़े तर्ज पर ओबीसी समाज के पहली बार मंत्री बनाए गए। उसके बाद सांसद इतने बड़े तर्ज पर ओबीसी समाज के लेकर आए गए। इन लोगों को अब ये दिखना शुरू हो गया कि जब मोदी जी ओबीसी समाज पिछड़ों के लिए, और ऐसा नहीं है कि केवल पिछड़े, अति पिछड़े या फिर ओबीसी समाज। देखिए, मोदी जी ने साफ संदेश दिया है और जब सरकार बन रही थी तब उन्होंने नारा भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही भारत आगे बढ़ेगा। परंतु जो समाज हमारा पीछे था उसको आज बराबर लाने के हक में मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी समाज के लोगों को जितनी जो थी उनको चीजें पूरी दी गई। सर, ओबीसी का बहुत बड़ा रोल है, ये आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। ओबीसी वोट बैंक का जिताने में बहुत बड़ा योगदान है। तो सर, तभी तो ओबीसी समाज के लिए हमने गठन किया, उनके लिए उनके मंत्रिमंडल के इतने बड़े स्टेज पे हमने मंत्री। समाजवादी पार्टी ये कह रही है घोसी उपचुनाव में देखा गया कि ओबीसी वोट बैंक आपको नहीं मिला, हालांकि राजभर वहां पर लगातार लगे रहे। राजभर ओबीसी का चेहरा माने जाते हैं, उसके बाद भी आपको घोसी में वहां पर वोट नहीं मिले। सर देखिए, हमने तो जो मैंडेट मिला हमने उससे सबक लिया ना, हम लोग उससे सबक ले रहे हैं और उसी सबक को आगे लेते हुए हम पुनः 2024 में, और अगर इनको लग रहा है कि ओबीसी समाज का वोट नहीं आएगा तो ये घर क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों ये लोग रोना रो रहे हैं कि ओबीसी समाज? ठीक है ना, ओबीसी समाज का वोट आपको मिल तो रहा है, तो आप लोग अपना आराम से आइए, अकेले यूपी में चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हरा करके कुछ सांसद में बैठिए। हम तो इनको मोस्ट वेलकम करने को तैयार है, लेकिन इन लोगों को पता है कि मोदी जी ने ओबीसी समाज के लोगों के लिए बहुत बड़े लेवल पे कार्य किया है, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो समाज पे पिछड़ा, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा था, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी ने अभी आपने देखा विश्वकर्मा योजना लेकर के आए, उस विश्वकर्मा योजना में कोई भी समाज का आदमी हो जो उस विश्वकर्मा योजना के अंदर आता है उसको शुरू में 1 लाख, उसके बाद जब उनका कार्य आगे बढ़ेगा तो उनको 2 लाख देने का काम सभी समाज को। मोदी जी ने उसे नारा भी दिया 17 सितंबर को कि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। तभी आज इन लोगों को दिख रहा है कि जब मोदी जी सभी समाज को आगे लेकर के चलने को तैयार बैठे हैं, तब आज इन लोगों को ओबीसी समाज याद आ रहा है, अति पिछड़ा याद आ रहा है। अगर इन्होंने इतना ही कार्य किया था तो क्यों सरकार ने इनको 2 बार विपक्ष की भूमिका में बैठा दिया विधानसभा में और संसद के अंदर? इन लोगों को पता है कि केवल अगर रोना रोएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब देश के अंदर ये कभी सनातन के नाम पर, कभी ओबीसी के नाम पर, कभी ब्राह्मणों के नाम पर, इनके नेता जो कि ब्राह्मणों को गाली देते स्टेज से फिर रहे, कोई नहीं कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर कर रहे हैं। जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्यों ये लोग अपने साथ स्टेज ताजा करवा रहे हैं? इन लोगों को ये चीजें नहीं दिख रही है क्या? आज देश के अंदर ये देश को तोड़ने के, इन्होंने देखा कि मोदी जी के साथ पूरा देश एक साथ होकर के चलने को तैयार खड़ा है, तो आज इन लोगों को ओबीसी समाज, आज सनातन धर्म, आज ब्राह्मणवाद सब कुछ लग गया अशोक जी, ताकि इंडिया का दिख रहा हुआ है और हम लोग इस वोट बैंक का फायदा उठा पाए। अशोक जी जल्दी से धनोज जी के पास जाना मुझको। जी अशोक जी, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मतलब एकदम से तर्क के साथ बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी इस समय जब भोपाल में बोल रहे थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पर किस तरह से जो है लीपापोती करते हुए खाली कुछ मुद्दे डाल रहे हैं। आज बोल नहीं पाए कि ओबीसी आरक्षण की बात की मांग कर रहे हैं। ओबीसी अपने मुंह से बोल नहीं पाए ओबीसी, और न दलित बोल पाए, और जितने चेहरे पर अब पूरे हाथ से तोते उड़ गए हैं। अब ओबीसी समाज को ये नहीं कह सकते कि ओबीसी समाज के चिंतक है। आज पूरा ओबीसी समाज
इनसे अलग हो चुका है। इनको एक भी वोट मिलने वाला अब इसमें नहीं है ओबीसी समाज का। और दलित पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में घोषित चुनाव में स्पष्ट कर दिया कि दलित का वोट पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। इस समय समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 80 की 80 सीटों पर अपना प्रभाव रख करके और भाजपा को हराने वाली है। और इंडिया गठबंधन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भाजपा को विदाई करने वाला है। आज ये जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं कि उनकी विदाई होने जा रही है। भाजपा समझ चुकी है, इनके पैरों तले जमीन निकल चुकी है और अब ये फड़फड़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम फड़फड़ा रहे हैं किस तरह से सत्ता की मलाई चाट है। लेकिन सत्ता की मलाई चाट में से अब ये दूर हो चुके हैं। सब समाज, सारा समाज जो है इसमें इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, हमारे अगुआ, हमारे नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, उनके विकासवादी कार्यों के साथ है। धनोज जी ठीक है, ठीक है अशोक जी, ठीक है। धनोज जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? नहीं है, भाजपा घोषणाई हुई है संसद में इनके। ठीक है अशोक जी। धनोज जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। धनोज जी आपने सुन लिया होगा, ओबीसी को लेकर पूरी कसरत चल रही है क्योंकि 2024 के चुनाव में ओबीसी पर फोकस कर रही है बीजेपी, एनडीए और समाजवादी पार्टी। खासकर यूपी में देखा जाए और बिहार में देखा जाए ओबीसी वोट बैंक बहुत अच्छा माना जाता है। सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी रिझाने के लिए अपनी तमाम कसरत कर रही है, महाकुंभ कर रही है उनका और बाइक रैली को निकाल ली, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि छलावा किया जा रहा है। ओबीसी के साथ जो करती है समाजवादी पार्टी करती है, बीजेपी कुछ नहीं करती। कितना सहमत हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम ओबीसी को लेकर आप डिबेट तो कर रहे हैं। दो लाइन से मैं शुरुआत करूंगा। मैं दोनों यूं समझिए, तमाम राजनीतिक पार्टी को सुनना चाहिए। अपनी असफलताओं पर अमल करना होगा, अपनी असफलताओं पर अमल करना होगा। जीत हकीकत करना है तो ओबीसी का सम्मान करना होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा, 80 सीट उत्तर प्रदेश, 40 सीट बिहार, 120 हो गया, फिर झारखंड, ये 3-4 राज्य है जहां ओबीसी का दबदबा है। ओबीसी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज आप देखिए, योगी जी के जीत में अगर 2017-22 या कर लीजिए, 14, 19, अब 24, तो 24 में मान लीजिए उत्तर प्रदेश से सत्ता होकर गुजरेगी। और अभी कितने सीट है भाजपा को और कितने सीट है सपा को, कितने सीट है समाजवादी पार्टी को, इस सबको पता है। सवाल है कि भाजपा कह रही मुझे 80 सीट जीतना है और सपा भी कह रही मुझे 80 सीट जीतना है। दोनों का 80 सीट जाए, 160 सीट तो है नहीं, 80 सीट ही है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो एक चुनाव हुआ था उसमें सपा को बढ़त मिली, जीत मिली। और उन्होंने कहा कि सब लोग, ये बात सच है। वहां मैंने डिबेट में कहा था कि कैंडिडेट अगर दारा सिंह चौहान की जगह दूसरा कोई होता तो रिजल्ट कुछ और होता। वो बात है। देखिए, ओबीसी मोर्चाबंदी में जुटी भाजपा को भी समझना होगा कि मेल जोल से कुछ नहीं होता। रिश्ते भी अगर होते हैं तो वहां छेका छेकी होता है, उनको पान सुपारी मिठाई कपड़े सब चढ़ाना होता है, बातों से कुछ नहीं होता है। आपको अगर वाकई ओबीसी को लाना है, ओबीसी का आपको हमदर्द बनना है, तो ओबीसी के बहुत सारे सीट खाली अभी भी। जैसे मैं आपको बता दूं कि मंत्रालय में भी कई ऐसे है जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, या मान लीजिए विशेष उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। योगी जी ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जब से वो मुख्यमंत्री बने। और ओबीसी के जितने कार्यकर्ता इनके पार्टी में भी, उनकी भी निगाह है। और सत्ता भी जब मौका था तो इन्होंने ओबीसी को उतना नहीं दिया पद। और संगठन में भी अभी संगठन इन्होंने जारी किया। अब देखिए, सुनील बंसल सर्वे सर्वा, कौन है सुनील बंसल? वही सब कुछ है। उनको माथा, भाजपा के तमाम लोग को उसी के आगे माथा टेकना पड़ता है। योगी जी को भी सुनील बंसल के सामने माथा टेकना पड़ता है। सारे काम का ठेका सुनील बंसल ने रखा। अरे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना सीखिए, कार्यकर्ताओं को मिलना सीखिए। योगी जी, आप मुझे बताइए कौन सा भ्रमण पर निकले हैं? एक बार अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकले थे, फतह कर लिए, और वो भी नहीं निकल रहे हैं। अगर वो भी निकलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर जाएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहते थे कि आप देखो बेटा बेटी बाद में, पहले कार्यकर्ता। क्योंकि किसी भी दल के लिए, किसी भी पार्टी के लिए अपने परिवार से बड़ा होता है कार्यकर्ता। क्योंकि कार्यकर्ता रूठ गया तो आपका सिंहासन टूट गया। तो सिंहासन को बचाना है
तो कार्यकर्ता को सम्मान देना होगा। जैसे अभी मान लीजिए नीरज दीक्षित जी है, इनको कल से टीवी पर बैठाना बंद कर दे, इनका मनोबल टूट जाएगा। मेरा उदाहरण ये है, क्या भाजपा हो सपा हो, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करते हैं तो आरएलडी को आपको मिस करने की जरूरत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को मिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सबका बेस जो है ना दलित ओबीसी, क्योंकि ओबीसी में 2 आता है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। समाजवादी लास्ट कर दूं मैं, समाजवादी पार्टी एनेक्सर 1 को महत्व देता है लेकिन एनेक्सर 2 को महत्व नहीं देता। जो सबसे निचले पदान पर ओबीसी है, जिसमें कई लोग आते हैं, उन जातियों को गले लगाने की जरूरत है। जो दल गले लगाएगा नीरज जी, उस दल को ओबीसी का प्यार मोहब्बत समर्थन मिलेगा। नीरज जी आवाज मिल रही है सर? जी मिल रही है जी। जी आपकी बारी, बताइए कि जो लोग ओबीसी को गले लगाएंगे उनका ही समर्थन मिलेगा, कहां कमी रह जाती है आपकी? देखिए, हम ओबीसी समाज का शुरू से ध्यान रख रहे हैं। ओबीसी समाज पे ही पुनः पार्टी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज पहली बार, ओबीसी का जो कैटेगरी है वो हमारे पार्टी में पहली बार दी गई है। ओबीसी मोर्चा हमारे में पार्टी में ही पहले से ही गठित है और ये शुरू से जब से पार्टी बनी है तब से हमने हर समाज के लोगों के मोर्चे को गठन कर रखा है। ऐसा नहीं है इन लोगों की तरह कि आज हम लोगों को ओबीसी समाज के लोग याद आ रहे हैं। जब इनके नेता हुआ करते थे विपक्षियों के, तो उस समय इन लोगों ने, राजीव गांधी जी ने, आपने देखा था कि किस तरीके से जब उस समय इनके विधानमंडल की चर्चाएं शुरू हुई थी तो उसका राजीव गांधी जी ने विरोध किया था। इनके सपा के मुखिया और लालू यादव जी ने भी, जब महिला मोर्चा का ये जो महिला आरक्षण बिल था, जब इस पे जब सोनिया गांधी जी लेकर आई थी तो किस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को लेकर के बात की थी कि इसकी जरूरत क्या, अगर आप ये बिल लेकर के आएंगी तो हम आपकी सरकार तोड़ देंगे, जिसके कारण सोनिया गांधी जी डर गई और लोकसभा में लेकर के नहीं आई, क्योंकि उन्हें मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी ने धमकी दे दी थी कि अगर आप लोकसभा में लेकर आई तो हम इसका विरोध करेंगे और विरोध करते हुए हम सरकार को गिरा देंगे। तो आज जब ये सब चीजें हम लोगों को, जनता को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आज इन लोगों को दर्द हो रहा है। क्यों नहीं ये अपने कर्मों को बता रहे हैं कि हमने इस तरीके से पहले भी समाज का विरोध किया है, ओबीसी समाज का हमने आज तक गठन नहीं किया था और आज हम लोगों को ओबीसी समाज याद आ रहा है सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से देश को बांट दिया जाए अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, ताकि जब हमें जाति जनगणना की इनको जरूरत क्या है। आज देश एकजुट होकर के जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आज इन्हें जाति जनगणना याद आ रही है। जब इनकी सरकार हुआ करती थी तब इन लोगों ने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई थी? क्या इन लोगों को प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए? अशोक जल्दी से अशोक जी, समय बहुत कम है। देखिए, जहां तक आप जो सवाल कर रहे हैं, ओबीसी समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया है इस शो में बताने की जरूरत नहीं है। माननीय नेताजी ने सदन में किस तरह से कहा था कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण महिला बिल में मिलना चाहिए और दलित समाज को मिलना चाहिए, जो कमजोर वर्ग है उसको मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए। ये पूरे देश से छिपा हुआ नहीं है। आज मोदी जी यही कह रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? ये बोलने की हैसियत नहीं है मोदी जी की, इसलिए विरोध कर रहे थे कि सबको आरक्षण मिले। उस समय ये बिल में नहीं था कि ओबीसी समाज के लिए, उस समय नेताजी ने कहा था। आज भी हमारी पार्टी कह रही है कि इस महिला बिल जो पास हुआ है, इसमें जो है महिलाओं को आरक्षण ओबीसी के आधार पर, दलित के आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर मिलना चाहिए, जो कमजोर वर्ग है। महिलाएं, सारी महिलाएं समान नहीं है। भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि जो भी देश की सारी महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, दलित वर्ग की महिलाएं सब समान नहीं है, इनमें भी सब कैटेगरी है और उसका ध्यान रखना चाहिए था मोदी जी को। अगर ये सुचिंतक थे, अब देश के सामने कोई नहीं है नहीं इनकी, और ये छटपटा रहे हैं कि इनके हाथ से सत्ता बढ़ रही है। आज एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, देश में जो भी सरकारी उपक्रम है उनको निजी हाथों में देने का अर्थ यह है कि आरक्षण से वंचित करना और प्राइवेटाइजेशन करना तेजी से हुआ है हमारे देश के। ठीक है सर। तो अब जो ये हमारा समाज है, ओबीसी समाज, दलित समाज, ये समाज अब छटपटा रहा है कि किसके। धनोज जी जल्दी से फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। धनोज जी बन गए, कहाँ हम इस्तेमाल कर लिए गए। ठीक है अशोक जी, ठीक है। बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है। भाजपा को जितने भी रिक्त है, विशेष आमंत्रित सदस्य, राज्य मंत्री, वो सबको तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को तुरंत बुलावा करके राज्यपाल से मिलकर ओबीसी के कम से कम 20-25 के लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो सीट रिक्त है। और दूसरी बात, सीट का ऐलान कर देना चाहिए कि 80 सीट में कम से कम, क्योंकि भागीदारी की बात कर रहे हैं,
तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भागीदारी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो सीट की भी घोषणा होनी चाहिए कि 2024 में ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। नीरज जी आपका, अशोक जी आपका और धनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार सवाल जारी है ओबीसी को लेकर। बीजेपी अपनी रणनीतियां बना रही है 2024 के चुनाव को लेकर। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे पक्ष में ओबीसी वोट बैंक है और हमारे साथ रहेगा। बीजेपी ने ओबीसी के साथ छलावा किया है। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में ओबीसी का जो वोट बैंक है किसके पक्ष में जाता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।